दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में हैं। और जब से चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीख को घोषित किया, उसके पश्चात बीजेपी की तरफ से उसको स्थगित करने के या आगे बढ़ाने की चुनाव आयोग से अपील की गई है। उन्होंने उसमें तर्क दिया है कि 4-5 दिन की छुट्टियां लगातार होंगी और तो जिससे वहाँ के लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा सकते हैं, जिससे कि मतदान के प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। तो तमाम तरह की बातें कही की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी चुनावी हार से डर गई है। उन्हें पता है कि हम चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए वह चुनाव की जो तारीख है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग के मार्फत से। तो तमाम तरह की राजनीतिक चर्चा हरियाणा चुनाव को लेकर है। बीजेपी, कांग्रेस के अपने-अपने दावे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, तमाम तरह की बातें वह लगातार कह रहे हैं और वहाँ का जनमानस जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, वह भी कुछ राजनीतिक संदेश दे रहा है। तो आखिरकार हरियाणा की राजनीतिक बिसात क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है और क्या आने वाले समय की जो राजनीति है वह हरियाणा में किस दिशा को पकड़ेगी, उसकी दशा क्या होगी। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ जी जुड़े हुए हैं हरियाणा से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि हरियाणा के चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, बिगुल बच चुका हरियाणा के चुनाव का। तो हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा आप किस तरह से पढ़ पा रहे हैं? आने वाले समय में हरियाणा की जो सरकार है, उसकी दशा क्या हो सकती है और राजनीतिक समीकरण किस तरह से हरियाणा में बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं और चुनाव को डेट जो है वो बदलवाने के लिए जो है इनेलो और बीजेपी दोनों ने चुनाव आयोग को लिखा है और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः चुनाव आयोग डेट आगे बढ़ाए। पहली बात तो ये है कि ये डेट बढ़ाना की मांग करना ही जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। आप चुनाव आयोग ने छुट्टियां देख करके ही तो चुनाव निर्धारित किया है कि ज्यादा छुट्टियां हैं इसलिए ताकि लोग आराम से वोट डाल सके। अब एक नया फंडा लेकर के आए हैं कि वीकेंड में जो है वो लोग जो हम वो पर्यटन पे निकल जाते हैं यानी घूमने फिरने निकल जाते हैं। ये एक हरियाणा की नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि वीकेंड पे घूमने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो गुड़गांव और दिल्ली में है। हरियाणा के आसपास दिल्ली राजधानी के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वो जो लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं वो जाते हैं ज्यादातर। नहीं तो बाकी तो सरकारी कर्मचारी है वो एलटीसी लेके जाता है, सरकार से अनुमति लेके जाता है। बाकी लोगों के लिए घूमने फिरने का कोई विशेष समय ये नहीं होता है। तो एक तरह से एक बहानेबाजी कुछ ज्यादा समय लेने के लिए की जा रही है। लगता है कि कहीं चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित करते वक्त हरियाणा सरकार या ये समझ लें कि केंद्र सरकार को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जिससे उन्हें समय नहीं मिल पाया। हरियाणा सरकार लगातार ताबड़तोड़ अलग अलग घोषणाएं कर रही थी। कुछ ऐसी चीजें केंद्र से भी होनी थी जैसे कि अभी यूपीएस नई एक पेंशन स्कीम लेकर के आए हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो लगातार चुनाव को मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कुछ ज्यादा समय जो थे चाह रहे थे। एक बड़ी ताज्जुब की बात प्रशांत जी कि किसी भी राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव से ठीक पहले रैलियां होती, लेकिन हरियाणा में उस तरह की रैली नहीं की गई। जबकि हमेशा किसी भी राज्य का आप देख लीजिए, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। ये एक परिवर्तन देख रहा हूं पिछले 14 साल में कि चुनाव किसी राज्य में आए और प्रधानमंत्री जो है चुनाव की घोषणा से ठीक पहले वहां रैली करने नहीं घोषणाएं आए। करने नहीं पहुंचे। बहुत सारी घोषणाएं अनेक प्रदेशों में होते रहे हैं। या तो हरियाणा के महत्व को कम करके आंक रहे हैं प्रधानमंत्री, या फिर ये भी कोई रणनीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन अब जिस बात को लेकर के जो आपका मूल प्रश्न है कि हरियाणा में क्या दिखाई, हरियाणा में की दिशा, चुनाव की दिशा और दशा
तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ने लगभग तय कर दिया। और उस परिणाम को देखते हुए बेशक बीजेपी को ये लगता है कि उसने जो है वो 5 सीटें बचा ली। इसका मतलब ये है कि उनको कहीं न कहीं ये लगता था कि इस बार जो है वो 10 की 10 सीटें उनके हाथ से निकल सकती। इस बात से बीजेपी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित दिख रही है कि उन्होंने 10 में से 5 सीटें बचा ली हैं। 5 हारी हुई वो इग्नोर करना चाहती। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर चुनाव का मैनेजमेंट थोड़ा ठीक रह जाता बीजेपी की तरह से, कांग्रेस का भी चुनाव मैनेजमेंट उसी तरीके से काम करता, तो मुझे लगता है कि ये परिणाम जो है वो 8 और 2 रह जाता। यानी मेरी समझ के हिसाब से बीजेपी ने 3 सीटें बचा ली। तो यहाँ आप देखते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से देखें तो 44 सीटों पर बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है 44 विधानसभा क्षेत्रों में, और 43 में या 42 में जो है 43 में शायद कांग्रेस जीती हुई दिखाई। तो इन सीटों का समीकरण अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कांटे की टक्कर होने वाली ज्यादातर जगहों, और ऐसा होगा क्योंकि मुकाबला न बीजेपी के लिए आसान है न कांग्रेस के लिए आसान है। कांग्रेस वाले भी काफी उत्साहित और प्रफुल्लित है लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए कि उनको जो है 5 सीटें मिल गई है, बड़ी जीत हासिल है। लेकिन बड़ी जीत में आपको बता दूं कि रोहतक और सोनीपत दोनों, यानी ओल्ड रोहतक जिला जिसको कहें, वहां जो है वो कांग्रेस को जीत दोनों सीटों पर। 2 लोकसभा सीटें हैं रोहतक और सोनीपत। तीसरी सीट जो है वो सिरसा की, और चौथी सीट जो है वो हिसार की, और 5वीं सीट अंबाला की। तो यहाँ सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस के एक खास उसको टिकट, यानी अंबाला और सिरसा में कांग्रेस की जीत का मतलब ये है कि यहाँ जो है हरियाणा में इस बार जो जातीय समीकरण बनाती है भाजपा, वो जातीय समीकरण गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि उनका समीकरण एक ही है, जाट गैर जाट, और वो इस बार लोकसभा चुनाव में टूट गया है, वो समीकरण बिखर गया है। कोशिश फिर भी है कि जातिवाद और ये संकट फैलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब यदि हम देखें कि कौन भारी दिख रहा है आज के समय में अभी कोई टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हुई है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हावी होती दिख रही है। उधर 2 पार्टियां और भी हैं, बीजेपी बसपा और इनेलो के बीच गठबंधन हुआ है, और दूसरी पार्टी जो थोड़ा कुछ साल पहले 5 साल पहले जो है वो जेजेपी इनेलो से अलग हुई थी, वो है। दोनों ही पार्टियां जो हैं अपना जनाधार लगभग खो चुकी है। बेशक जेजेपी को पिछली बार विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मिल गई थी और कांग्रेस के साथ सरकार में वो मिल गई थी। जेजेपी को जो वोट मिले थे वो कांग्रेस विरोधी बीजेपी विरोधी वोट मिले, बीजेपी के विरोध में वोट मिले थे। वो बाकायदा कह रहे थे कि बीजेपी को जमुना पार छोड़ के आए। यहाँ हरियाणा में जमुना पार वाला मुहावरा बहुत चलता है, तो बीजेपी को जमुना पार छोड़ के आने की बात थी, लेकिन वहीं जो है फिर वो गलबैया हो, जिसको लेकर के लोगों के बीच जो है शुरू से ही विरोध रहा। और अब आप देखेंगे कि जेजेपी के पास केवल 2 विधायक हैं,
बाकी सारे उसे छोड़ करके दूसरी दिशाओं में बढ़ गए हैं। कोई कांग्रेस की तरफ चला गया है, कोई बीजेपी की तरफ चला गया है और कोई अभी इंतजार में है, फैसला नहीं किया है। वो सोच रहे हैं कि अभी हम जो है जाएंगे। तो दोनों पार्टियां, इनेलो ने अपना वजूद बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए एक तरह से बसपा को साथ लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन भी कुछ खास इस चुनाव में कर पाएगा। मोटे तौर पर कहें तो बीजेपी जो है वो इस बार काफी कुछ खो देगी, यानी लगभग पुरानी स्थिति में आ सकती है जहां उसकी मैक्सिमम सीटें चौधरी देवीलाल के साथ गठबंधन में 15 सीटें रही थी, अब वो कुछ उसी स्थिति में आ सकती है कि अकेले चुनाव लड़ेगी तो 15 से 20 सीटों पर सिमट जाए। इस तरह का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। कोशिश जी, 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 जी। आपने बड़ी बात कही कि बीजेपी की जो राजनीतिक स्थिति है लगातार जैसे आपने बताया कमज़ोर होती जा रही है और अगर जी वे चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन पार्लियामेंट की जैसे आपने बताया था पार्लियामेंट चुनाव के पश्चात जो लोकसभा सीट 5-5 जीती दोनों कांग्रेस और बीजेपी और लगभग जी विधानसभा सीट भी पार्लियामेंट के रेशो के हिसाब से लगभग आस-पास ही दोनों बैठ रहे हैं पार्लियामेंट के हिसाब से। जी देखिए विधानसभा चुनाव गणित जैसा आपने बताया कि अलग तरह का गणित है, विधानसभा अलग तरह की तस्वीर पेश कर रही है, जो अनुमान है, जो लोगों का रुझान है या लोगों से बातचीत करने के बाद आपको जो अनुभव हुआ। अच्छा जी बात करें हम जो जाट और गैर जाट की जो राजनीति है हरियाणा के अंदर वह हमेशा चर्चा में रही और बीजेपी ने गैर जाट राजनीति को जिस तरह से बढ़ावा दिया वहां पर तो जाट राजनीति को हाशिया पे धकेलने का जो प्रयास रहा है हाशिए पे रखने का जो प्रयास रहा बीजेपी का वह जी वहां के जो सत्ता के समीकरण है उससे कैसे प्रभावित करता है पूरा विषय वो। देखिए, जनता के समीकरण को जाट गैर जाट का समीकरण जो है ना वो ज्यादा प्रभावी करता है। और कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में अगर किसी एक जाति की संख्या ज्यादा है तो उसका विरोध भी उतना ही ज्यादा होगा, बाकी जातियों में उसके प्रति विरोध होगा। और ये विरोध जो है वो हर जगह देखने को मिलता है। एक अंदरूनी जलन जो है वो महसूस होती है, क्योंकि कोई भी ज्यादा संख्या वाला व्यक्ति, ज्यादा संख्या जिन लोगों की होगी वो हावी रहते हैं, वो दबाने की कोशिश करते हैं कम संख्या वाले। इसको लेकर के कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यक कह सकते हैं, उनके मन में जो है एक अलगाव की भावना रहती है और वो यहाँ भी दिखाई देती है। दूसरी बात ये लगता है कि भाई जाट ही मुख्यमंत्री क्यों बने, ये बड़ी बात रहती आई है और इसी का फायदा जो है बीजेपी ने उठाया। 2014 के चुनाव में जो बीजेपी को जीत मिली थी वो हरियाणा बीजेपी की जीत नहीं थी। अगर सही मायने में देखें वो जीत जो थी वो नरेंद्र मोदी की थी। जो नरेंद्र मोदी की हवा आई थी, जिस लहर पे सवार होकर मोदी निकले थे, आपको ध्यान हो 2013 में रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन के नाम पर रैली की गई। वो दरअसल रैली जो है उसको बड़ा सबूत देने के लिए एक्स सर्विसमैन नाम दिया गया था, जबकि वो रैली रेजांगला शहीदों के नाम पर रेवाड़ी अहिरवाल में पड़ती है। और उस रैली में जिस तरीके से लोग उमड़े और हरियाणा का जो किसान वर्ग है, जो गांव के लोग, मैं किसान गांव और उन सबको एक ही उसमें लेके चल रहा हूँ, तो तमाम जातियों को, जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है, उन लोगों में एक चीज उस वक्त बड़ी एक अफवाह फैली थी, रूमर फैली थी कि मोदी भी जो है वो गुजरात का किसान है। व्यापारी वाली बात लोगों के दिल में नहीं थी, मोदी भी किसान, एक किसान है और ये एक्स सर्विसमैन का भी भला करेगा और फौजियों का भी भला करेगा। लेकिन जैसा भला किया, उस वक्त एक डिमांड होती थी कि भाई वन रैंक वन पेंशन, वो भी पूरी तरह से लागू नहीं की गई। दूसरी बात, अहिरवाल जो सैनिकों का गढ़ है, जहां से बहुत बड़ी संख्या में सैनिक जाते हैं फौज में, वहां अग्निवीर को लेकर के इस बार बड़ा विरोध है बीजेपी का। और
उसी अहिरवाल में जब मोदी का प्रभाव देखा था, तो राव इंद्रजीत सिंह जो उस वक्त भी केंद्र की सरकार में केंद्र में कांग्रेस की सरकार में राज्य मंत्री हुआ करते थे, वो छोड़ करके पार्टी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। और राव इंद्रजीत का प्रभाव रहा 15 सीटों पर, जो है अहिर जाति का प्रभाव माना जाता है हरियाणा। तो उन 15 सीटों में से 14 जो हैं वो बीजेपी को मिली, और लोगों को ये लगा था कि शायद राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पुरानी एक कसक अहिरवाल की है। जब राव इंद्रजीत के पिता 1967 में राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे, दूसरे मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। पहला मुख्यमंत्री जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, और भगवत दयाल शर्मा की सरकार को गिरा करके राव वीरेंद्र सिंह की सरकार बनी थी, और वो कुछ महीने चली। तो वहां के लोगों की एक कसक है कि हमारे इलाके का भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इसलिए वो हमेशा से उनको लगता है कि कहीं ना कहीं राव वीरेंद्र सिंह का परिवार ही जो है मुख्यमंत्री बनने में सफल हो सकता है, क्योंकि इन्हीं की पहुंच केंद्र में पहले कांग्रेस में थी और अब बीजेपी में। लेकिन जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह की उपेक्षा करके 6ठी बार वो सांसद बने हैं, 4 बार वो विधायक रहे हैं, और तीसरी बार वो केंद्र में राज्य मंत्री ही बीजेपी की सरकार, यानी चौथी बार वो राज्य मंत्री है। एक बार जो है वो कांग्रेस की सरकार में भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, और तब वो रक्षा मंत्रालय में जो थे वो राज्य मंत्री थे। और अब जिस महकमे का उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, उसको हरियाणा में कोई जानता भी नहीं है, और सिवाय राव इंद्रजीत सिंह के कि उनका कौन मंत्री। और मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और मैं समझता हूं कि हरियाणा में बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की साख गिराने में इस आदमी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, और बड़े महत्वपूर्ण महकमे उनको दिए गए हैं। इसको लेकर के अहिरवाल में बड़ा असंतोष है। मैं अभी अहिरवाल के दौरे पर गया था, पिछले चुनाव में भी गया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस का नाम लेने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का नाम लोग ले रहे हैं और मुकाबला कड़ा बता रहे हैं। मैं अहिरवाल की 15 की 15 अहिर पर बहुल 15 की 15 सीटों पर जो है वो घूम करके आया हूं। तो वहां का जो रुझान मुझे लग रहा है कि वहां बीजेपी जो है वो डाउन, बीजेपी का ग्राफ जो है वो डाउन हो रहा है। और यदि कहीं राव इंद्रजीत, जैसा कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिले, और 4-5 लोगों को वो टिकट दिलवाना चाहते हैं, अपने समर्थकों को कम से कम 5-6 लोगों को दिलवाना चाहते हैं, और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो है ये माना जा रहा है कि 4 टिकट उनके कहने पर दी जाए। यदि उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया तो वो फिर से पाला बदल सकते, और ये पाला बदल, क्योंकि राव इंद्रजीत के मन में बड़ी कसक है। वो पहले भी कह चुके हैं, रैली में भी कह चुके हैं, जब अमित शाह आए थे तो उसमें भी कह चुके हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता अहिरवाल से होकर गुजरता है। 2 ही बेल्ट हैं, एक अहिरवाल, एक जीटी रोड बेल्ट, जहां जो है वो बीजेपी मजबूत मानी जाती है। अब जीटी रोड बेल्ट की तरफ रुख करें तो सोनीपत और अंबाला, दोनों लोकसभा क्षेत्र जो है वो जीटी रोड पे पड़ते हैं, और दोनों में कांग्रेस जीती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों ही जगह, मतलब जीटी रोड बेल्ट में भी बीजेपी कमजोर हुई, बढ़त कहीं नहीं हुई है बीजेपी की। अगर लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटों का अंतर भी देख ले बीजेपी का, वो बहुत कम हुआ है। अगर करनाल का ही लोकसभा क्षेत्र का, करनाल का इस बार का वोटिंग
वोट और इससे पिछली बार 2019 के वोटों का अंतर देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। लगभग 3 लाख वोट, 3-3.5 लाख वोट खट्टर साहब को कम मिले हैं पुराने प्रत्याशी के मुकाबले। और यही हाल जो है फरीदाबाद में, वहां भी 3.5-4 लाख वोट बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले कम मिले। तो ये घटने वाले वोट किसके? ऐसी स्थिति में बीजेपी की ये पोजीशन दिखाई दे रही। और बीजेपी में इस बार जो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहता था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और इस बार बीजेपी में भी गुटबाजी है। और बीजेपी के कई बड़े नेता अपने बच्चों को, अपने बेटों को या अपने भाई को टिकट दिलवाना चाहते हैं, अपने बेटे बेटियों को टिकट दिलवाना। यदि बीजेपी ने ये फार्मूला नहीं तोड़ा कि एक परिवार से एक ही टिकट होगी, ये फार्मूला नहीं तोड़ा, इस फार्मूले पे चली, इसका पालन किया इस नियम का, तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ा घाटा होने जा रहा है। क्योंकि जो बुजुर्ग हो चुके हैं नेता, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह हो या अभी कांग्रेस में शामिल हुई किरण चौधरी हो, उनको राज्यसभा के लिए जो है टिकट बीजेपी दिया में। है, हाँ बीजेपी में, कांग्रेस से बीजेपी में गई हैं, वो भी अपनी बेटी की टिकट चाहती है। और इधर जो है, अगर आप देखें अंबाला में अनिल विज, जो कि पिछली सरकार में गृह मंत्री भी थे, वो अब बड़े दुखी और लगभग कटे हुए से महसूस करते हैं। अनिल विज वही व्यक्ति है, जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय जीत गए। अनिल विज उन्हीं 2-3-4 गिनती के विधायकों में से हैं जो कांग्रेस के विरोध के लिए बैठे रहते थे। 4-4 विधायक होते थे, बाहर बैठ के धरना देते थे, हर मुद्दे का विरोध करते थे। आज उसी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। वरिष्ठ नेता है, और वो खट्टर की जगह खुद को जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे। फिर खट्टर को हटाया तो नायब सैनी को ले आएगा। नायब सैनी उसी जो है अंबाला का ही रहने वाला है। नारायणगढ़ से उनकी पत्नी जो है वो पंचायत समिति का चुनाव हार गई। तो बड़ी चीजें जिला परिषद का, तो ऐसी चीजें जो हैं वो लगातार देखने को आ रही हैं। और अनिल विज की उपेक्षा से पंजाबी वर्ग में, अब मैं फिर वहीं आता हूं जातिवाद पे, कि अनिल विज को दरकिनार किया जा रहा है, कर दिया गया है, शायद इस बार उसको टिकट भी ना, तो वो पंजाबी है। इधर खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटा के केंद्र में ले लिया है, वो भी पंजाबी है। तो क्या पंजाबी वर्ग नाराज नहीं होगा इस बात? अगर पिछड़ों को खुश करने, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से पिछड़े खुश होते हैं, तो क्या एक पंजाबी को मुख्यमंत्री पद से हटाने और एक दूसरे वरिष्ठ पंजाबी नेता को दरकिनार करने से क्या पंजाबियों में रोष नहीं होगा? ये रोष और खुशी एक तरफा तो चलती नहीं, चलेगी तो दोनों तरफ चलेगी। तो ये नुकसान जो है वो बीजेपी को अलग अलग पॉकेट्स में हो रहा है। अब कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, वहां जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो है गठबंधन का उम्मीदवार था, और उसके मुकाबले जो है चुनाव लड़ने के लिए ओम प्रकाश जिंदल के बेटे नवीन जिंदल को मैदान में उतारा गया, जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। और ठीक चुनाव से पहले उनको टिकट दिया गया, मतलब चुनाव से पहले उनको पार्टी में शामिल कराया गया। ऐसा ही हिसार में हुआ था कि ठीक चुनाव से पहले रणजीत चौटाला को बीजेपी में शामिल करके और हिसार का टिकट थमा दिया था। ठीक है, नवीन जिंदल के समीकरण कुछ बन गए, कुछ वहां पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला थोड़ी ज्यादा वोट ले गए, तो मुझे लगता है कि वो नवीन जिंदल जीत गए।
और उधर हिसार में जो है वो रणजीत चौटाला की हार में जो है वो इनेलो और जेजेपी से चुनाव लड़ रही उनकी पुत्रवधुओं ने जो है बड़ी भूमिका ली, यानी उनका अपना परिवार ही जो है देवीलाल का परिवार ही आमने सामने थे और कांग्रेस उम्मीदवार को जीत। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी की हालत बड़ी खराब है। एक उदाहरण और देता हूं। बीजेपी ने गोपाल कांडा की हलोपा से चुनावी गठबंधन किया, जिस पार्टी का केवल एक विधायक है। जैसे केंद्र में एक एक सीट वाले पार्टी से, एक एक सांसद वाली पार्टी से भी समझौता किया था एनडीए ने, ठीक उसी तरह से यहाँ हरियाणा में भी हलोपा से समझौता किया। जिस गोपाल कांडा को 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, नहीं 2000, हाँ, मंत्री केवल इसलिए नहीं बनाया गया था कि उमा भारती ने विरोध कर दिया था कि गोपाल कांडा जैसे व्यक्ति को सरकार में शामिल नहीं किया जाए। और आज 2024 में उसी गोपाल कांडा से भाजपा जो है वो चुनावी गठबंधन कर, अकेली भाजपा जिसमें आज देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, तीनों प्रसिद्ध लाल मुख्यमंत्रियों के वंशज खट्टर साहब के नेतृत्व में वहां शामिल हो चुके हैं। बावजूद उसको हलोपा जैसी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत समझ में आ रही। और इसको लेकर के जिस रणजीत चौटाला को देवीलाल का पुत्र बताकर के बीजेपी हिसार लोकसभा चुनाव में वोट मांग रही, वही रणजीत चौटाला जो है वो हलोपा के साथ गठबंधन करने का विरोध कर रहे हैं। वो अब बीजेपी में और बीजेपी की सरकार में मंत्री में, बेशक विधायक पद से वो त्याग पत्र दे चुके। तो गुटबाजी की जब मैं बात कर रहा था तो ये गुटबाजी है, और ये गुटबाजी जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। जिस तरह से कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो लगातार उसे कमजोर करती रही। गुटबाजी कांग्रेस में भी इस बार भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनकी गुटबाजी, क्योंकि उससे पहले इन दो चुनाव से पहले की अगर बात करें तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस ही मजबूती से दूसरी पार्टियों को हराती, क्योंकि सबको ये लगता था कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। शैलजा के समर्थक ये मानते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक मानते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और भजनलाल के समर्थक मानते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और रणदीप सुरजेवाला और उनके पिता शमशेर सुरजेवाला के समर्थक भी ये मानते थे कि रणदीप भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये गुटबाजी उनकी मजबूत थी। लेकिन जब ये गुटबाजी उल्टी पड़ी तो दो चुनाव में लगातार कांग्रेस हारी है। तो इस बार जो गुटबाजी है वो बीजेपी की गुटबाजी भारी पड़ती है, और बीजेपी से नाराजगी का, जहां अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजें जो नाराजगी के कारण, कोई ऐसा कर्मचारियों का वर्ग नहीं जिसने हड़ताल की और अपनी मांगे मनवाने के लिए, और उनकी कुटाई ना की, बुरी तरह से मारा गया। सरपंचों तक को बुरी तरह से लाठियों से पीटा गया, किसानों को लाठियों से पीटा गया, गोलियां मारी गई, और बॉर्डरों को इस तरीके से सील कर दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी आज तक उस तरीके से सील नहीं किए गए हैं हिंदुस्तान। जैसे किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए थे, अब पंजाब और हरियाणा में बॉर्डर जो है वो सील किए गए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध में खड़ी हुई दिखाई देती है। हर भ्रष्ट
या किसी मंत्री पर आरोप लगा या किसी चेयरमैन पे आरोप लगा, किसी बोर्ड के या निगम के चेयरमैन पे आरोप लगा भ्रष्टाचार का, तो मनोहर लाल खट्टर उसके बचाव में सामने आके खड़े हुए। मंत्री संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री थे, जूनियर महिला कोच पे आरोप ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तो मनोहर लाल खट्टर ने बिना किसी जांच के क्लीन चिट दे दी। तो ये तमाम चीजें हैं। पहलवानों के मामले में बहुत बुरी स्थिति रही है। महिला पहलवान जो केंद्र में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, प्रदर्शन किया दिल्ली में जंतर मंतर पे, संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया, जिस तरह से पुलिस के बूटों से रौंदा गया, वो सब सामने है। तो लोगों में बड़ा आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर के भी आक्रोश है, महंगाई को लेकर के भी आक्रोश है। भाई खुद नरेंद्र मोदी जो है वो 1100 का सिलेंडर देते रहे और चुनाव नजदीक आया तो फिर सिलेंडर की रेट कटा दिए। और ऐसी हालत जो है वो बीजेपी की तमाम जगह दिखाई देती है। हरियाणा में जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र, जिसकी वजह से हजारों जो है वो लोगों की, वृद्धों की पेंशन कटी, और पीपीपी एक और है, पीपीपी तो परिवार पहचान पत्र हो गया, एक है प्रॉपर्टी आईडी, जिसकी वजह से पूरे शहर के शहर जो है वो लाइनों में लगे। और आज तक उस यासी कंपनी को ब्लैकलिस्ट तो कर दिया, अभी उसकी जांच हो रही है और ये सामने नहीं आया कि किसके कहने पर यासी कंपनी को पेमेंट की। अब कुछ आईएएस अधिकारियों को फंसाने की कोशिश हो रही है कि आईएएस के दबाव में, लेकिन यासी कंपनी को जो पेमेंट की गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दबाव में दी गई, क्योंकि उन्हीं का प्रेशर। यासी कंपनी जो है वो संघ परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की कंपनी, तो मतलब गलती कंपनी करे, पेमेंट भी कंपनी ले ले और जुर्माना लोग भुगते, दुखी और परेशानी लोग ले, और मनोहर लाल खट्टर जो है मौज ले। ये लोगों को गले नहीं उतर रहा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले, यानी विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दिया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जानता था कि खट्टर के प्रति लोगों में नाराजगी है। आज खट्टर के पास उनके दफ्तर में काम करने वाले 8 से 9 लोग बीजेपी की टिकट मांगे। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि वो टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ना बहुत महंगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव लड़ने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है, लेकिन खट्टर के इन केले चपाटों के पास पैसे आ गए, वो टिकट मांग रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो मैं तो समझता हूं कि खट्टर के सारे केले चपाटों को बीजेपी ने टिकट दे देना चाहिए, ताकि उनको लगे। अभी भी बीजेपी के पास एक और लेकिन अभी तक स्टेट में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सके कि मैं चुनाव जिता करके लाऊं। और नायब सिंह सैनी अभी तक उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं, या वो मुख्यमंत्री के तौर पर इतने मजबूत नेता के रूप में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं कि वो कहें कि अपने दम पे मैं जिता करके लाऊं। और खट्टर को दरकिनार करने के लिए अमित शाह अपना खेल कर ही रहे हैं कि खट्टर को जो है वो खट्टर के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ी जाएगा, लड़ा जाएगा नायब सैनी। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इस समय इस स्थिति में नहीं है कि मिलकर भी बेड़ा पार लगा सकते, बीजेपी का बेड़ा पार लगा सकते। हाँ जी जी जी, बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय को बताया। अच्छा, अगर हम अहिरवाल की, जैसे आपने राजनीति की अहिरवाल के बारे में सारा बड़ा विस्तार से उसका विश्लेषण किया, अहिरवाल की राजनीति की बात करें, जैसे आपने कहा कि 15 लगभग सीटें जो पूरे क्षेत्र में पूरे अहिरवाल राजनीति उस पर जिसमें प्रभावित करती है 15 सीटों पर। और राव इंद्रजीत भाई एक बड़ा नाम है राजनीति में, उस पूरे क्षेत्र के हिसाब से 6 बार के सांसद हैं, 4 बार के विधायक हैं और मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है।
बीजेपी के सुधा यादव भी सांसद रही हैं उस क्षेत्र से, और नरवीर यादव हैं शायद, राव नरवीर नरवीर सिंह है, सुधा नरवीर यादव सिंह भी हैं। गुड़गांव से हाँ, सांसद तो रही पूरे अगर है। राव यादव बेल्ट की, नरवीर अहिरवाल सिंह बेल्ट की बात करें, मतलब बीजेपी ने जिस तरह से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक अच्छी खासी वहाँ पे बड़ी संख्या में सीटें जीती। उसके बावजूद साहब आपने राव इंद्रजीत के बारे में बताया कि उन्हें उस तरह से जो हरियाणा में जो अपना स्टेक चाहते हैं, वो जिस तरह से उनकी इच्छा है हरियाणा के मुख्यमंत्री या ऐसा कुछ मतलब बड़ा प्रभावशाली पद उन्हें मिले, उसके मतलब बीजेपी क्यों देना नहीं चाहती है उन्हें? अगर हम देखें पूरे विषय को, पूरी संदर्भ को देखें, और क्या जवाहर यादव भी मनोहरलाल खट्टर के लिए एक ही देखें पूरा एक ही नेता है उनकी नज़र में, बेल्ट के लिए, हरिवाल के लिए? नहीं, जवाहर यादव कोई नेता नहीं है सही मायने में। जवाहर यादव जो है वो वास्तव में परेशानी खड़ी कर रहा है राव नरवीर सिंह की, राव क्योंकि नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह जो है वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं बादशाहपुर से, और जवाहर यादव भी बादशाहपुर से कोशिश कर रहे हैं। तो जवाहर यादव कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसको अहिरवाल का नेता मान लिया जाए। बहुत निचले लेवल पर है। जवाहर यादव से तो बहुत ऊपर है, राव नरवीर भी बहुत ऊपर है। अगर राव नरवीर उस इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके से खड़े हो जाए तो शायद वहां से भी सीट निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह जवाहर लेकिन यादव को बढ़ावा दिया गया था मनोहरलाल खट्टर के जी के कार्यकाल में, क्या क्या संकेत है ये? कुछ नहीं, मनोहर लाल खट्टर जैसे नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि केंद्र में कोई उनके मुकाबले का नेता रहे या नंबर 2 कोई रहे, वैसी ही नीति जो है वो मनोहर लाल खट्टर की रही है कि हरियाणा बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं रहना चाहिए जो उसके कद के बराबर का हो। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ये भूल गए कि उनका तो कोई कद ही नहीं है। उनसे बड़े बड़े तो बहुत सारे नेता थे, उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया। कैप्टन अभिमन्यु कहो, रामविलास शर्मा कहो, ओम प्रकाश धनखड़ कहो, सबको तो ठिकाने लगा दिया था। सबको अपने नीचे लाना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनके मुकाबले में या उनसे ऊपर, या अनिल विज कहो, वो भी बड़े पंजाबी नेता थे, लगा दिया ठिकाने। तो खट्टर की नीति ये रही है कि उन्हीं के जो है वो उन्हीं के हाथ के नीचे के उन्हीं के चेले चपाटे जो हैं वो राजनीति में आए और उनकी धाक बनी रहे। यही वो चाहते हैं, और बराबर का किसी नेता को नहीं खड़ा करना चाहते। जी 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 जी। अच्छा, राव जी। इंद्रजीत की जो नाराजगी है, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं मन में टीस तो है ही उनके, और लड़की को अपनी बेटी को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं राजनीति के अंदर, और अगर बीजेपी राव इंद्रजीत को संतुष्ट नहीं कर पाती है अपने टिकट वितरण के द्वारा या तमाम तरह की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, एडजस्टमेंट की जो व्यवस्थाएं होती हैं, कि कहीं ना कहीं उन्हें और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, कुछ आश्वासन मिला हो कुछ उन्हें, या उनकी जो और जो उनके समर्थक वर्ग है उन्हें टिकट ना दे पाए, तो राव इंद्रजीत की जो अगर नाराजगी पूरे क्षेत्र में पड़ती है, तो उसका नतीजा किस तरह से बीजेपी की संभावनाओं पर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर राव इंद्रजीत सिंह को संतुष्ट नहीं कर पाती है तो अहिरवाल में बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, और बीजेपी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, कई सीटें गंवा सकती है। अब भी अगर राव इंद्रजीत को संतुष्ट भी कर लेती है तो भी बीजेपी की सीटें अहिरवाल में कम होने जा रही, क्योंकि 2014 में 15 में से 14 सीटें जीती थी, 2019 में जो है 15 में से 11 सीटें जीती, और इस बार वो सीटें राव इंद्रजीत को भी खुश करने के बावजूद 5 या 6 हो सकती। तो है इतनी नाराजगी लोगों में, और खास तौर पर जो मुद्दा अहिरवाल में है वो अग्निवीर का बड़ा मुद्दा है। लेकिन काफी बड़ी संख्या में लोगों की जो है वो आस्था राव इंद्रजीत में है, उनके परिवार में है, तो उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। और राव इंद्रजीत नाराज होते हैं। राव इंद्रजीत की एक और खास बात है कि वो लड़ाके नहीं, वो बोल्ड स्टेप नहीं ले पाते, वो सुरक्षित होकर के चलना चाहते हैं। वो जिस जो उनके पास जो उनको मिला हुआ है उसको छोड़ नहीं सकते, उसको दाव पर नहीं लगाते, इसलिए वो बड़ा दाव नहीं खेल पाते। ये उनकी कमजोरी है, और ये इसका नुकसान वो उठा भी रहे हैं राजनीतिक रूप से। यदि वो अपने पिता की तरह बोल्ड स्टेप लेते
मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको आगे आज बड़ा बड़ा पद हरियाणा होता। के बड़े चेहरे होते राजनीति में, तो ये इसका फ़ायदा हो सकता था। लेकिन बोर्ड ना होने के कारण ये दिक्कत उनके सामने आ रही। जी, जैसा आपने कहा कि फ्रंट फुट पे खेलने से बचते हैं राव इंद्रजीत सिंह, और वो उनके लिए माइनस पॉइंट है उनकी राजनीति के लिए भी। जी। इसलिए वह कहीं न कहीं उस चीज़ से पीछे रह गए हैं जो उनकी इच्छाएँ हैं राजनीति में। अच्छा, ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो रामविलास शर्मा एक बड़ा नाम रहा भाजपा की राजनीति में हरियाणा के अंदर। अनेक वर्ष तक शायद वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा में बीजेपी के। और हाँ, 2014 शायद में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े पुराने नेता हैं, हमारे और पुराने 2014 में साथी शायद रहे उन्हें हैं। मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार माना जा रहा था। ऐसा राजनीतिक हाँ, गलियारों में चर्चा थी उस समय रामविलास शर्मा जी को लेकर। जी। तो अब राने इस तरह से रामविलास पार्टी जो प्रमुखता बीजेपी के अंदर हरियाणा में दिखाई नहीं देती है। मतलब मुख्य धारा में उतने में प्रमुख चेहरे के रूप में हरियाणा के अंदर दिखाई देते हैं। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? रामविलास शर्मा जो बड़ा चेहरा रहे हैं ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मण समाज में देखिए, क्या रुझान है राजनीति को लेकर हरियाणा के? रामविलास को ठिकाने लगाने का काम तो मनोहर लाल खट्टर कर ही चुके हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। रामविलास को जब महेंद्रगढ़ में अमित शाह ने रैली की थी, तो उस रैली में रामविलास और राव इंद्रजीत दोनों को साथ लिया था, और रामविलास का भी जिक्र किया था। जिक्र करते हुए एक तरह से पीठ थपथपाने का काम किया था कि बड़ा योगदान रहा है इनका पार्टी में। और निश्चित रूप से उस समय जब बीजेपी ने जो संघर्ष किया डॉक्टर मंगल सेन के बाद, रामविलास शर्मा ही थे जो लगातार संघर्ष करते आ रहे थे। तो बीजेपी को खड़ा रखा। अब उनको ठिकाने लगा दिया, और संभव तो उनकी बेटी को जो है वो नारनौल से टिकट देने की बात हो गई। और ब्राह्मण चेहरे के रूप में मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी का अध्यक्ष के रूप में लेके आए, जो मुझे लगता है कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी कामयाब नहीं दिखाई दी। अभी उनको भी ब्राह्मण चेहरा बनने में, पहले वो नाम अपना मोहनलाल बड़ौली लिखते थे, अब वो मोहनलाल कौशिक हो गए हैं बीजेपी अध्यक्ष होने के बाद। यानी हम जैसे लोग भी ये नहीं जानते थे कि मोहनलाल ब्राह्मण है। ये अब बताया गया है बीजेपी के द्वारा कि भाई कौशिक लगाइए, आप ब्राह्मण नेता बनने जा रहे हैं, और आपको ब्राह्मण नेता के रूप में स्टेब्लिश किया गया है। तो बीजेपी अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती है, और हरियाणा छोटी स्टेट है, इससे इसलिए वो इसको ज़्यादा महत्व नहीं देती है। लेकिन उन्हें केवल ये पता है कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं होती और किसान दिल्ली पहुंच जाते, तो क्या स्थिति होती। उनको यहाँ नहीं रोका गया होता तो क्या स्थिति होती। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो रही होती, और जिस तरह से पंजाब सरकार किसानों को सपोर्ट दे रही थी, उस तरह अगर हरियाणा से भी सपोर्ट मिलता तो स्थिति भयावह हो सकती। और इसलिए बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता को कायम रखने के लिए हरियाणा में जीत बीजेपी की जरूरी है, तो बीजेपी सरकार होना जरूरी है उनके लिए, अनिवार्य लगती है। लेकिन अब लोग, लोकतंत्र में सरकार तो लोग ही बनाते हैं। अब देखते ये हैं कि किसका दाव किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी नारों जुमलों और दावों के सहारे, मैनेजमेंट के सहारे चुनाव जीतती है। अब कौन सा नारा क्या लेकर के आता है उनका, अभी तक तो कोई नारा नहीं है। अभी उनको उम्मीद ये है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। नए-नए नारे गढ़ने में बीजेपी माहिर है और लगातार ये बातें उनकी स्टाइल भी है उनकी कि नए-नए तरीके जी। से वह सामने आते हैं नए-नए नारों के साथ। अच्छा, अगर चौटाला परिवार की बात करें, चौटाला परिवार जिस तरह से इसमें विभाजित राजनीतिक तौर पर नज़र आता है, जिस तरह से उनकी ताकत थी, राजनीतिक ताकत थी हरियाणा के अंदर, वह आज बड़ी कमज़ोर प्रतीत होती है। और दुष्यंत चौटाला का तो राजनीतिक हश्र सामने है कि किस तरह से वह विधायकों के साथ पीछे सरकार में शामिल रहे बीजेपी के साथ, लेकिन आज उनके पास 2 या 3 2 विधायक इस समय रह गए हैं। वो सब कांग्रेस में या बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो और साथ ही दुष्यंत चौटाला दूसरे अन्य जो चौटाला परिवार के जो अन्य वो हैं सदस्य हैं, वो सबकी राजनीतिक बड़ी इसमें कमज़ोर हो गई है। तो पूरे चौटाला परिवार के राजनीतिक जो स्टेक था हरियाणा के अंदर, उसका कमज़ोर होना किसके लिए, बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है, कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद है? क्या लगता है आपको किस तरह से पूरा जो राजनीतिक उसका विरासत कमज़ोर हुई है चौटाला परिवार की, उसका फ़ायदा किसको चौ- मिलेगा? चौटाला परिवार की राजनीति कमजोर होने का बड़ा फायदा जो है वो इस बार जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है।
बीजेपी को नहीं मिलेगा। बीजेपी को पिछली बार भी नहीं मिला था, क्योंकि चौटाला परिवार के कमजोर होने का फायदा जो है वो केवल कांग्रेस को ही मिल सकता है। चौटाला का जो वोटर है, इनेलो का जो वोटर है, समर्थक है, वो बेसिकली बीजेपी का समर्थक नहीं है, बीजेपी विरोधी है, और वो कांग्रेस विरोधी भी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते काफी बड़ी संख्या में चौटाला समर्थक जो है वो बीजेपी कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। इसलिए मैं इस आधार पे मैं ये कहता हूँ कि इसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। तो कार्यक्रम के अंत में आते हैं। अगर हम पूरा जो परिदृश्य है हरियाणा का, उसे संक्षेप में समझें, पूरी समीक्षा करें, पूरे इस समय परिदृश्य की पूरे समीकरण की। और आप रोहतक से आते हैं, और हुड्डा परिवार की राजनीति को लेकर तमाम तरह की हरियाणा में बड़ी चर्चा रहती है। कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी जो गुटबाजी की आपने बात कर दी, ग्रुप है जिसे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है, शैलजा कहा है, और किरण चौधरी अब बीजेपी में जा चुकी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन चारों पांच जो पूरे कांग्रेस के जो महारथी हैं, जिस कांग्रेस के जो स्टेक होल्डर हैं दूसरे राजनीति के अंदर, के हरियाणा में हमारा मुख्यमंत्री बने हैं, दावेदार रहे, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि आप रोहतक से आते हैं, सीधी सीधी राजनीति को समझते हैं हुड्डा की, वह किस तरह से पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, किस तरह से जो समन्वय आपस में बनेगा नेता को, क्या लगता है बन रहा है, या कुछ ना कुछ उनकी आपस में बिगाड़ खाता हुए भी चल रहा है? देखिए, बिगाड़ तो रहेगा, खींचतान तो रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी, और उसका नुकसान भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में जो है कांग्रेस आलाकमान जो है इस गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में जो है वो कुछ कदम उठाएगी। और एक बात और है कि जितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो अपने आप को गुट क्या नेता मानते हैं, उन सबको अपने जनाधार के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। सबको पता है कि उनका जनाधार कितना है। और इस समय अगर देखा जाए तो हुड्डा का जनाधार इन तमाम नेताओं में ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ही उनको जो है एक तरह से खुला हाथ लगातार आला कमान दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई नेता, कोई दूसरा कोई गुट इन परिस्थितियों में कोई कमाल कर पाएगा। हाँ, एक कमाल हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस जब बड़ी संख्या में विधायक लेकर के जीत के आएगी, तो उस स्थिति में आलाकमान कोई फैसला ले सकता है इस तरह का, जिससे कि भजन लाल को जब हटाया गया था और भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो उस तरह की स्थिति के बारे में भी लोग सजग हैं, जानते हैं और समझते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस स्थिति को जानते हैं कि ऐसे हालात भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा की कोशिश रहेगी कि बहुमत के आंकड़े के आसपास जो है वो कांग्रेस की सीटें रहें, बहुत ज़्यादा नहीं हो। और उस स्थिति में जो है कांग्रेस आला कमान को ये समझना होगा, देखना होगा कि भूपेंद्र हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनाने में भी जो है वो भलाई है। क्योंकि अगर वो नाराज हो जाते हैं तो निश्चित रूप से तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और भजन लाल ने भी नाराजगी दिखाई थी और अलग पार्टी भी बना ली थी और अलग भी हो गए थे। और आज भजन लाल का एक बेटा जो कांग्रेस में है बड़ा, और दूसरा बेटा जो है वो बीजेपी में है। तो बीजेपी ने तमाम राजनीतिक परिवारों में अपनी सेंध जो है वो अपने तरीके से लगाई है। तो चाहे देवीलाल का परिवार हो, बंसीलाल के परिवार में नहीं लगा पाई थी, तो अब किरण चौधरी जो है वो शामिल हो गई है, तो बंसीलाल का परिवार भी जो है वो बीजेपी में आ गया है। देवीलाल का परिवार भी जो है बीजेपी में, जैसे रणदीप चौटाला बीजेपी में तो नहीं थे, निर्दलीय जीते थे, लेकिन वो बीजेपी के समर्थन में थे और बीजेपी की सरकार में शामिल थे। और देवीलाल के एक और परपौत्र जो है वो पहले से बीजेपी में एक्टिव रहे हैं। और इधर जो है अब
देवीलाल का एक प्रपोत्र जो है अपनी पार्टी बीजेपी के साथ जो है बीजेपी से गठबंधन करके सरकार में मुख्यमंत्री रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे ही परिवार जो है एक तरह से बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, और खासतौर पर देवीलाल परिवार जो है वो कांग्रेस विरोध की राजनीति करता आया था, और अंततः जो है वो बीजेपी की तरफ झुक जाता है। अब भी यदि आगे कोई इस तरह का परिदृश्य बनता है विधानसभा चुनाव के बाद कि इनेलो या जेजेपी की दो दो चार चार सीट आ जाती हैं और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत महसूस होगी, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ। ये इनकी अपनी राजनीति है, क्योंकि इनका मानना यही है कि चौधरी देवीलाल कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे, न कि कांग्रेस के समर्थक। हालांकि चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस से ही निकले हुए नेता थे, लेकिन उन्होंने एक आधार जो है वो अपना बनाया कांग्रेस विरोध का, और वही स्थिति जो है अब चल रही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े विस्तार से आपने पूरे हरियाणा की राजनीति का खाका खींचा है और बताया कि राजनीति हरियाणा की किस तरह से हो सकती है, उसकी दिशा क्या हो सकती है, दशा क्या हो सकती है आने वाले समय में, और किस तरह से कांग्रेस का जो आपने बताया कि क्या प्रभाव है राजनीति में वर्तमान दौर में हरियाणा के अंदर, और बीजेपी किस तरह से चुनौतियों से लगातार जूझ रही है, नई-नई चुनौतियाँ उसके सामने आ रही हैं। और आपस में गुटबाजी दोनों पार्टियों के अंदर है, और जो बेहतर तरीके से अपनी गुटबाजी पर नियंत्रण कर लेगा, अपने नेता को संतुष्ट कर लेगा, वह निश्चित रूप से इन चुनाव में बढ़त भी बना लेगा। और इन शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपने जिस तरह से पूरे परिदृश्य को बताया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।